नमस्ते दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और इस चैप्टर में अभी तक हम लोग चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, और दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगता है, उसका फार्मूला क्या होता है, किन किन कंडीशंस में हम वो फार्मूला यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं यूज कर सकते हैं, जिसे हम कूलॉम्स लॉ के नाम से जानते हैं, वो सब हम कर चुके हैं और इस पर न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। तो आज हम एक नई क्वांटिटी पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है आज हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने से पहले पहले दो कन्वेंशन है, पहले हम उनको समझ लेते हैं। एक हमारा है गेस्ट चार्ज। गेस्ट चार्ज, और ये कन्वेंशन मैंने लिया है एनएमएस सर से। गेस्ट चार्ज और दूसरा होता है होस्ट चार्ज। होस्ट चार्ज, ये दोनों कन्वेंशन आप समझ लीजिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें हमें काफी क्लियरिटी मिलेगी, जो लैंग्वेज नहीं समझ में आती है। अगर ये दोनों हम फाइंड आउट कर लिए कौन सा गेस्ट चार्ज है कौन सा होस्ट चार्ज है, तो क्वेश्चन बहुत क्लियरिफाई हो जाता है, एकदम क्लियरिटी आ जाती है, कैलकुलेशन में हमें बहुत आसानी हो जाती है। तो गेस्ट चार्ज क्या होगा? सपोज दैट हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। क्वेश्चन दिया गया है हमें Q2 पर फोर्स निकालना है। Q2 पर हमें फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा होगा, तो हम Q2 को बोलेंगे गेस्ट चार्ज। गेस्ट चार्ज, और जो फोर्स लगा रहा होगा, हालांकि लगा तो Q2 भी Q1 पे रहा होगा और Q1 भी Q2 पर लगा रहा होगा, जो लेकिन जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जिस चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है उसे हम बोलेंगे गेस्ट चार्ज। और जो चार्ज फोर्स लगा रहा होगा उसे हम क्या बोलेंगे? होस्ट चार्ज। होस्ट चार्ज। गेस्ट का मतलब आप समझते होंगे, जो बाहर से आया हो। और होस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो हम लोग आप लोग अगर क्रिकेट देखते हैं तो जैसे मान लो कभी वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, तो जितनी भी टीम इंडिया में आएंगी सबको हम बोलेंगे गेस्ट टीम। और इंडिया में आ रही हैं, इंडिया वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है तो इंडिया को बोलेंगे होस्ट टीम। इसी तरीके से मान लो Qn यहाँ पर पहले से था, Q2 बाहर से आया, इस पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। यहाँ पे फोर्स के टर्म में समझेंगे, जिस पर फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, जिसके मोशन को एनालाइज करना है, उसे हम बोलेंगे गेस्ट चार्ज। और जो फोर्स लगा रहा होगा, जिसके कारण इसका मोशन चेंज हो रहा होगा, उसको हम बोलेंगे होस्ट चार्ज। तो ये दो चीजें बिल्कुल माइंड में क्लियर रखिए, तो क्वेश्चन में क्लियरिटी आ जाती है इन दोनों चीजों से। मैं इनको लिख दे रहा हूं ताकि आप अपने नोट्स में लिख लें इसको। गेट्स चार्ज क्या होता है? चार्ज एट विच वी आर कैलकुलेटिंग द फोर्स। वी आर कैलकुलेटिंग द फोर्स। द फोर्स, और वी एनालाइजिंग वी एनालाइजिंग द मोशन। तो ऐसा चार्ज जिस पर हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, या फिर क्वेश्चन में जिस चार्ज पे हमें फोर्स निकालने को कहा गया है, उसको हम गेस्ट चार्ज बोलेंगे। और या फिर जिस चार्ज का हम मोशन एनालाइज करेंगे आगे चल के, उस चार्ज को हम क्या बोलेंगे? गेस्ट चार्ज। होस्ट चार्ज क्या होगा? ऑल द चार्जेस विच आर अप्लाइंग फोर्स ऑन गेस्ट चार्ज। ऑन गेस्ट चार्ज। ठीक है, तो दोनों क्लियर हो गया। गेस्ट चार्ज क्या होता है, होस्ट चार्ज क्या होता है? सिंपल सा है, जिस चार्ज पे हमें फोर्स कैलकुलेट करने को कहेगा या फिर जिसका मोशन एनालाइज करने को कहेगा क्वेश्चन में, उसे हम गेस्ट चार्ज मानेंगे। और होस्ट चार्ज किसे मानेंगे? जो फोर्स अप्लाई करेगा, जिसके कारण हमें फोर्स निकालना है। हालांकि कूलॉम्स लॉ में हमने पढ़ा है कि जितना न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है ये, जितना सेकंड चार्ज फर्स्ट चार्ज सेकंड पे लगाया उतना सेकंड फर्स्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। लेकिन यहाँ पे हम एक को गेस्ट बोलेंगे एक को होस्ट। जी, क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको मानेंगे, जिस पर हमें कैलकुलेट करना है फोर्स उसे गेस्ट, और जिसके कारण कैलकुलेट करना है फोर्स उसे हम बोलेंगे होस्ट चार्ज।
ठीक है। तो अब हमारे आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो पहले देख लेते हैं एनसीईआरटी ने कैसे इसको समझाया है इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज दोस्त यहाँ पे एक Q1 चार्ज है, ठीक है। इससे मान लो पी पॉइंट पर आर डिस्टेंस से, पर पी पॉइंट पर हम बाहर से कोई चार्ज लाते हैं क्यू। पहले चार्ज नहीं था, हमने बाहर से चार्ज लाया, तो Q1 ने इस पर फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया हम कैलकुलेट कर सकते हैं कूलम्ब्स लॉ से। अभी पॉइंट चार्ज माना है Q1 क्यू बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स लगाएगा। अगर ये चार्ज हम यहाँ से हटा दें, यहाँ से हटा दें, तो यहाँ पर इस पॉइंट पी पर क्या बचेगा? ऐसा क्या बचेगा? तो दिमाग में आता है कि कुछ नहीं बचेगा, फोर्स नहीं। लेकिन जब हम इस चार्ज को यहाँ पे लाते हैं, तो इस Q1 चार्ज को ऐसे समझें कि Q1 चार्ज को कैसे पता चलता होगा कि यहाँ पे जो है चार्ज आ गया है, अब फोर्स लगाना चाहिए इस पे। इस Q1 चार्ज को कैसे पता चलेगा? तो ये समझ में आता है। इस चीज को समझने के लिए साइंटिस्टों ने इनिशियली इसको एक नई क्वांटिटी डिफाइन किया, जिसे कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड। उन्होंने कहा कि चार्ज के कारण इसके सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पर एक इसका इन्फ्लुएंस है, इसका एक प्रभाव है। उस इन्फ्लुएंस को बोला गया, यहाँ पे कुछ था जिसके कारण इसको पता चला कि अब यहाँ पे चार्ज आ चुका है, तो अब फोर्स लगना चाहिए। उसी इन्फ्लुएंस को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन हो गई। अब हम अपने तरीके से इसको समझते हैं, हैं? अपने तरीके से हम इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? क्यू, सपोज दैट क्यू चार्ज है, इसके आसपास, इसके अराउंड, सराउंडिंग, पूरी दुनिया में इसका एक इन्फ्लुएंस होगा। उसी इन्फ्लुएंस को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज के आसपास, उसके सराउंडिंग में, पूरे 3D में एक उसका इन्फ्लुएंस होगा, प्रभाव होगा। उसी इन्फ्लुएंस को बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज क्रिएट create an influence around it around it. This influence is known as electric field। ठीक है, यानी कि इसकी विसिनिटी में, इसके पूरे आसपास दुनिया में किसी भी पॉइंट पे एक, इसके कारण एक क्वांटिटी बताएगी जिसका नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज आएगा, कोई दूसरा चार्ज आएगा, तो ये इस पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। तो सपोज दैट हमारे पास एक है यहाँ पे ऐसा एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, होस्ट चार्ज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। अभी इसका यूज जब हम समझेंगे तब हमें पता चलेगा ये कितनी इंपॉर्टेंट है। होस्ट चार्ज है अभी, ठीक है। तो होस्ट चार्ज, यहाँ पे हमने एक पॉइंट पे ले लिया। अब यहाँ पे हमने कहा कि इसका एक, इसके सराउंडिंग में, इसके चारों तरफ, इसकी विसिनिटी में इसका एक इन्फ्लुएंस है। उसी इन्फ्लुएंस को बोला गया, क्या बोला गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कोई दूसरा चार्ज इसकी सराउंडिंग में आएगा, इसकी विसिनिटी में आएगा, तो ये होस्ट चार्ज दूसरे वाले चार्ज पे लगाएगा फोर्स। ठीक है, होस्ट चार्ज इधर चार्ज, हालांकि ये चार्ज भी इस पर लगा रहा होगा, लेकिन अभी हम इंटरेस्टेड हैं इस वाले चार्ज पे लगने वाले फोर्स की। तो इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पहले से था। अब ये इसके इन्फ्लुएंस में, इसके सराउंडिंग में आया, तो होस्ट चार्ज क्या करेगा? इस पर फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा? कैसे पता चलेगा कितना लगाएगा? तो इसके लिए हमारे पास दो क्वेश्चन होना चाहिए। दो क्वेश्चन राइज होता है, दो चीजें दिमाग में आनी चाहिए। कितना लगाएगा, तो ये डिपेंड करता है दैट हाउ मच फोर्स हो, कितना होगा ये फोर्स। तो इसको जानने के लिए हमारे दिमाग में दो सवाल उठने चाहिए कि किस पर हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, कौन है, और कहाँ पर कर रहे हैं। पहली बात तो वो चार्ज हमें पता होना चाहिए जिस पर हमें फोर्स निकालना है, यानी कि गेस्ट चार्ज पता होना चाहिए। और कहाँ पर कर रहे हैं, कहाँ पर करने का मतलब है कि होस्ट चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर वो चार्ज है। ये दोनों क्वांटिटी। और फोर्स में हमने देखा था चार्ज एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा था फोर्स, और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर पे। तो अगर हमें ये पता चल जाए
कौन है, कौन मतलब कौन सा चार्ज जिस पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, और कहाँ है, वेयर इज द चार्ज। कहाँ का मतलब उनके बीच की डिस्टेंस। तो इन दोनों पर डिपेंड करता है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अब दूसरी क्वांटिटी, ये तो हो गई समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सिंपल सा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस दो एक लाइन है इसमें कि अगर कोई चार्ज है उसकी सराउंडिंग में, उसकी विसिनिटी में, उसके अराउंड स्पेस में एक इन्फ्लुएंस होगा, उसी इन्फ्लुएंस को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे ज्यादा कुछ नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरी बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, और इसी को कुछ लोग बोल देते हैं स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों में डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड उसके इन्फ्लुएंस के बताता है कि इस चार्ज के चारों तरफ उसका इन्फ्लुएंस है उस चार्ज का, जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कितना इन्फ्लुएंस है, हर पॉइंट पे अलग अलग होगा या सेम होगा, या किस किन पॉइंट पे डिपेंड करेगा, तो वो चीज बताती है इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ। अगर हम पूछे पी पॉइंट पे कितना है, अगर हमसे क्वेश्चन में कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बताओ, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ, तो वो एक्चुअली पूछ रहा है कि वहां पे जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं वो वहां पे कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इंटेंसिटी को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब होगा 1 कूलम, यूनिट चार्ज का मतलब क्या है 1 कूलम, अगर 1 कूलम के चार्ज को इस पॉइंट पी पर लाएं, हमें ये बताना है कि पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। ये जो कितनी की बात कर रहे हैं, ये क्वांटिटी, हम उसका मैग्नीट्यूड बताना चाह रहे हैं, तो उसी को हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहीं पे ज्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, तो जहां जहां पे ज्यादा होगी हम बोलेंगे वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जहां पे कम होगी वहां पर हम बोलेंगे कि स्ट्रेंथ कम है या फिर इंटेंसिटी कम है। तो अगर हम 1 कूलाम का चार्ज लाएं इसकी विसिनिटी में आर डिस्टेंस पे, तो ये होस्ट चार्ज जितना फोर्स 1 कूलाम पर लगाएगा उसी फोर्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। किसी पॉइंट पर हम 1 कूलाम का चार्ज ले आए और होस्ट चार्ज के द्वारा, अभी हो गया गेस्ट चार्ज, गेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगे उसी को क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ। हालांकि क्वेश्चन में या फिर जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल देते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल रहे होंगे कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, इफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज comes at point P, comes at point P, then the amount of force applied by host charge is called electric field intensity, electric field intensity at that point, at that point, ठीक है। अगर कोई पॉइंट हमें दे दे कि होस्ट चार्ज है या फिर किसी चार्ज के कारण, ये क्या है, किसी चार्ज के कारण हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है या बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो हम उस पॉइंट पे क्या करेंगे, 1 कूलाम का चार्ज लाएंगे, यूनिट चार्ज पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, और जितना फोर्स ये होस्ट चार्ज इस पर लगाएगा उसी फोर्स को बोलेंगे कि उस पॉइंट पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही है। होप कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब यहाँ से एक छोटा सा फार्मूला बनता है, ध्यान से देखिएगा। यूनिट चार्ज पर, यूनिट चार्ज यानी कि फोर्स ऑन 1 कूलाम चार्ज, अगर 1 कूलाम चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसी को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। 1 कूलाम पर जो फोर्स लगेगा उसी को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर 1 कूलाम पे हमें पता है तो थोड़ा सा यूनिटरी मेथड लगाएंगे, तो यहाँ पे एक बहुत शानदार सा फार्मूला बनेगा कि अगर हमें, जैसे हमें पता है कि आप दुकान पे गए, मान लो पेन खरीदने गए, तो एक पेन बताया दुकानदार ने कि 5 रुपए का है, एक पेन का रेट बताया 5 रुपए है।
तो आपको 10 पेन लेना है तो आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? तो बोलेंगे 10 इंटू 5, 50 रुपीज। तो इसी तरीके से एक कूलाम पर लगने वाला फोर्स किसके कारण? होस्ट चार्ज के कारण, ध्यान रखिएगा। होस्ट चार्ज के कारण एक कूलाम पर लगने वाला फोर्स को हमने बोल दिया ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी तरह से क्यू कूलाम चार्ज पर फोर्स ऑन क्यू कूलाम कितना हो जाएगा? क्यू इंटू ई। यहां से एक फार्मूला एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम वेक्टर लगा के लिख दें, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से एक फार्मूला बना एफ इक्वल टू क्यू। कैसे फार्मूला बना है? सिंपल से समझ में आया, कहीं से डायरेक्ट हम फार्मूला रट लेते हैं, लेकिन इसका यूज एक्चुअल में यहीं से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट की बात करें तो जैसे हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा, तो हमने सिर्फ उसकी लिमिटेशन थी कि पॉइंट चार्ज के बीच में हम कूलॉम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई चार्ज बॉडी है, अगर कोई चार्ज बॉडी है, तो वहां पे हम कूलॉम्स लॉ नहीं लगा सकते हैं उसका, अगर पॉइंट चार्ज नहीं है। अलग अलग शेप की अगर है, मान लो एक चार्ज ये हो गया, यहाँ इस पर कुछ चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज रख दिया जाए, हम बोल दें कि इसके बीच की डिस्टेंस आ रहे हैं, उनके बीच फोर्स बताओ, तो ये तो पॉइंट चार्ज नहीं होगा, ये बहुत बड़ा इसकी साइज है, और ये तो पॉइंट चार्ज है मान लो, या फिर नहीं भी हो सकता है। तो इनके बीच कैलकुलेट करने के लिए हम कूलॉम्स लॉ नहीं लगा सकते थे। वहां पे मैंने सीधा बोला था कि ऐसा कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास जिससे हम इन दोनों के बीच फोर्स कैलकुलेट कर सकें। लेकिन अब हमारे पास फार्मूला बनेगा। ठीक है, उस टाइम पे तो मैंने बोल दिया था, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखना कि अब हमारे पास एक नई क्वांटिटी आई, इसी फोर्स को निकालने के लिए एक नई क्वांटिटी डिफाइन की गई, जिसे हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम किसी तरीके से इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, जो होस्ट चार्ज है हमारा, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, तो हम सीधा बता सकते हैं कि इस पर जो फोर्स लग रहा होगा क्यू इंटू ई। फार्मूले से एक कूलाम पर जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्यू कूलाम पर कितना फोर्स लगेगा? क्यू इंटू ई, यूनिटरी मेथड से। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे डिफाइन कर दिया जाता है, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, एफ अपॉन क्यू। ठीक है, यही फार्मूला डायरेक्ट आप लोग रट लेते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये फार्मूला आया कैसे है। ये फार्मूला बना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या है आपने देख लिया। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यहाँ से देख सकते हैं, न्यूटन पर कूलाम यूनिट हो जाएगी, जो ऐसा यूनिट है न्यूटन पर कूलाम। और एक यूनिट पढ़ेंगे आगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में, नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे तो वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अभी वोल्ट पर मीटर कैसे आया वो हम नेक्स्ट यूनिट जब पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, तब वहां पे समझ में आएगा हमें, या फिर जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे। तो आई थिंक आई मेड माई पॉइंट एंड होप यू गॉट इट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ये आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई है। अब हम क्या करेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? हम अगर किसी कोई चार्ज हमें दे दिया जाए किसी पॉइंट पे, और होस्ट चार्ज के कारण बोला जाए कि इस पर फोर्स कितना लग रहा है, तो अब हमें कूलाम्स लगाने की जरूरत नहीं है। बस हमें क्या करना है, यहां पर कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देना है, हमें फोर्स मिल जाएगा, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई कर देना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास स्टैंडर्ड केसेस हैं, जितने भी स्टैंडर्ड केसेस हैं, एक एक करके हम सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और उनसे जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम रखते हुए चलेंगे, उनको याद कर लेंगे, ताकि हमें क्वेश्चन में कोई भी चार्ज सिस्टम दे, जितने भी स्टैंडर्ड केसेस हैं उन्हीं में से कोई क्वेश्चन, उन्हीं से क्वेश्चन बनता है। और उसके कारण हमें आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पता रहेगा। जितना भी चार्ज दिया जाएगा उस चार्ज से उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई होगी, या फिर क्यों डिफाइन किया गया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका रीजन यही है कि हम अलग अलग चार्ज, मान लो कोई चार्ज बॉडी है, तो अगर इस चार्ज बॉडी के कारण हम किसी तरीके से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ले जाएं, तो हमें बहुत आसानी होगी उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में अब हम क्या करेंगे, अलग अलग चार्ज बॉडी लेंगे, सिमेट्रिकल चार्ज बॉडी जो हमारे सिलेबस में है, स्टैंडर्ड जो है, उनका हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्ट फार्मूला नहीं, फार्मूले का डेरिवेशन भी करेंगे, और उस फार्मूले को सबसे जरूरी हमें याद रखना होगा। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में सबसे पहले हम निकालेंगे, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है।
फर्स्ट फार्मूला आप सीक्वेंस से लिखेंगे। नंबर वन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड बोले या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ बोले, सबका मतलब एक ही है। तो मैंने बताया था सबसे पहले हमारे दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए। ठीक है, किसके कारण, यानी कि होस्ट चार्ज कौन है, किसके कारण और कहां पर। तो किसके कारण निकालना है हमें, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये तो हमें पता चल गया किसके कारण और कहां पे। ये दो चीजें जब तक हमें नहीं बताई जाएगी तब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो किसके कारण हो गया, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, आर फ्रॉम इट। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं किसके कारण, पॉइंट चार्ज के कारण। कहां पर, उस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक चार्ज, पॉइंट चार्ज ले लेते हैं क्यू। इससे जो है आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो अभी अभी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो उसी वही डेफिनेशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमने क्या पढ़ा था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है एक कूलाम पॉजिटिव चार्ज हो। एक कूलाम पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करेंगे उस पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, एक कूलाम का चार्ज लाएंगे इस पॉइंट पे, एक कूलाम का चार्ज ले आएंगे, और इस चार्ज के कारण, होस्ट चार्ज का नहीं, यानी कि ये हो गया गेस्ट और ये हो गया होस्ट, होस्ट चार्ज के कारण। अभी देखिए, गेस्ट और होस्ट आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब हम अच्छे क्वेश्चन जिसकी लैंग्वेज बड़ी होगी उनको करेंगे तो ये बहुत ज्यादा क्लियरिटी देता है। गेस्ट चार्ज और होस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट हमें बहुत क्लियरिटी देता है क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने में। एक बार हमने अगर मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन, लंबा सा क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन लिख के दे दिया है, और उसमें हम किसी तरह से आइडेंटिफाई कर ले जाएं कि कौन सा हमारा गेस्ट चार्ज है, कौन सा होस्ट चार्ज है, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो अभी के लिए ये क्या हो गया, होस्ट यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये हो गया गेस्ट, एक कूलम का चार्ज होता है गेस्ट। अब अगर इस होस्ट के कारण इस गेस्ट पे हम फोर्स कैलकुलेट कर ले, क्योंकि ये एक कूलम है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर जितना फोर्स ये लगाएगा इस पॉइंट पे, वही होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फोर्स ऑन वन कूलम चार्ज, वन कूलम चार्ज किसके कारण, ड्यू टू कैपिटल क्यू, ये इस चार्ज के कारण। और इसी को हम क्या बोलेंगे, ई। ठीक है, तो ई क्या हो जाएगा, फोर्स कितना होता है, के, क्यू वन क्यू टू। तो पहला चार्ज है कैपिटल क्यू और दूसरा चार्ज है वन, तो वन नहीं लिख रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। सीधी बात, इतना आसान है पॉइंट चार्ज के कारण कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना। अब अगर हमारे पास फार्मूला है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप कोई भी चार्ज लाइए, 10 कूलम लाइए, 20 कूलम लाइए, कोई भी वैल्यू दे दी जाए, तो हमें सिंपल सा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और फोर्स पूछ लिया जाए, यहाँ पे एक चार्ज लाया जाए आर डिस्टेंस पे और उससे फोर्स पूछ लिया जाए, तो हमें क्या करना है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना है। हमें पता है एफ इजकल टू ई, क्यू इंटू ई होता है, तो ई हमें पता है, क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें आ जाएगा इस पर फोर्स। ठीक है, अब फोर्स निकल जाएगा तो उसके बाद बहुत सारी चीजें, मोमेंटम, एनर्जी वगैरह, ये सब एनालाइज करना होता है हमें। तो आगे हम जब क्वेश्चन मिलेगा, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पोटेंशियल पढ़ेंगे, तब अच्छे क्वेश्चन जाके हमें मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट आर डिस्टेंस फ्रॉम इट। ठीक है, अब ये कैसी है, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। यूनिट तो हमें पता ही है, न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। अभी अब ज्यादातर न्यूटन पर कूलम ही यूज होता है, कहीं कहीं पर वोल्ट पर मीटर भी यूज होता है। आगे चल के वोल्ट पर मीटर ज्यादा यूज होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन के लिए अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज
इज ऑलवेज अवे फ्रॉम इट, अवे फ्रॉम इट का मतलब क्या हुआ? सपोज दैट हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस चार्ज से बाहर की तरफ होगी। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये अभी मैं डिस्कस कर, ये पूरा एक कन्वेंशन है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स द चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, तो इसके आस पास, इसके अराउंड जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी, इस चार्ज की तरफ होगी, ठीक है। डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो डायरेक्शन हमें पता होना बहुत जरूरी है। और एक बात ध्यान रखना है, जैसा कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी था, तो जब हम फोर्स कैलकुलेट करते थे तो चार्ज को साइन के साथ नहीं रखते थे। जब वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करते थे, जो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म था, तो वहां पे साइन के साथ रखना होता है। जनरली हम क्या करेंगे, चार्ज को साइन के साथ नहीं रखना है, फोर्स में भी नहीं रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी नहीं रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इतनी बात समझ में आ गई कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे हमेशा, अगर कोई एक स्फेरिकल बॉडी चार्ज है तो उससे रेडियल लाइन जो होती है स्फेयर की, मान लो एक आपके पास एक फुटबॉल है, उसके सेंटर पे चार्ज है, तो उसकी जो रेडियस होगी, रेडियल लाइन होगी, उसी डायरेक्शन में बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम आगे और बात करेंगे, जब पोटेंशियल पढ़ लेंगे तब क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब बातें आगे करेंगे। क्यों होता है, तो एक टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट इसमें माना गया है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, बहुत छोटा सा, स्मॉल एंड पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल एंड पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल एंड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो एक टेस्ट चार्ज माना गया, और ये इसको डिफाइन करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिफाइन करने के लिए, कि अगर कोई भी चार्ज, वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। तो हमें पता है, अगर ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज क्यू नॉट से लिखते हैं इसको, टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर यहाँ पे एक हम टेस्ट चार्ज रखें, तो ये पॉजिटिव है, और टेस्ट चार्ज क्या होता है, स्मॉल और पॉजिटिव चार्ज, बहुत छोटा सा। तो इस पर अवे, इसके अवे फोर्स लगेगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा, रिपल्सन का फोर्स इस पर अवे लगेगा। तो यही कन्वेंशन मान के इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर दी गई कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगी। निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे अगर हम टेस्ट चार्ज रखेंगे, पॉजिटिव है, तो इसमें अट्रैक्शन लगेगा, तो ये टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज आ रही है। फोर्स किधर लग रहा है, तो उसी फोर्स की डायरेक्शन को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल क्या है, फोर्स ही तो है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स। तो फोर्स टेस्ट चार्ज पे जिधर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, उसी डायरेक्शन में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, वही होती है। तो अब हम याद रखेंगे, अगर कहीं भी हमें पॉजिटिव चार्ज दिया गया है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछे तो अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव चार्ज दिया गया है तो टुवर्ड्स द चार्ज। अभी हम ये पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, अलग अलग चार्ज सिस्टम में डायरेक्शन अलग आ सकती है, ठीक है। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यहाँ पे हम चार्ज जरूर लिख लेना, पॉइंट चार्ज, ठीक है। फार्मूला याद रखना, में इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, बिल्कुल फोर्स जैसा फार्मूला, उसमें दो चार्ज होते थे, यहाँ पे एक ही है, क्योंकि हमें एक होस्ट चार्ज के कारण ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर, एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, दो फार्मूला अभी तक हमने पढ़ा है। और एक पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा था, क्यू इक्वल टू एन ई। तो छोटे छोटे फार्मूले हैं, इनको हम एक अलग कॉपी बनाकर लिख सकते हो, और उनको याद करते चलना है। अभी से रिवाइज करते रहेंगे तो फिर सारी चीजें याद हो जाएंगी, नहीं तो जब इकट्ठा हो जाता है तो बहुत सारे फार्मूले आएंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही 8-10 फार्मूले आपके बनेंगे, तो सबको याद रखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए छोटे छोटे चार्ज जो फार्मूले आते जा रहे हैं उनको साथ में हम याद करते भी चलें। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, इस पॉइंट चार्ज को लेकर क्या क्या क्वेश्चन हमें बन सकता है। और हाँ, जैसे
हमने एक पढ़ा था कूलॉम्स लॉ के बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या था कि अगर किसी चार्ज पे हमें नेट फोर्स निकालना है तो सभी चार्ज के कारण उसके आसपास सिस्टम में जितने भी चार्ज हैं उस चार्ज के कारण जो भी फोर्स लगता था उसका हम वेक्टर सम लेते थे। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस पे न किसी कोई चार्ज सिस्टम दिया है, अलग अलग चार्ज दिए गए हैं, उनमें से उन चार्ज के कारण किसी एक पॉइंट पे अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने को के लिए कहा जाएगा क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, सभी चार्ज के कारण अलग अलग हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे और उसके बाद उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर लेंगे। वेक्टर सम करना हमें आता है, तो वही हो जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे। तो जैसे कूलॉम्स लॉ जो है सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल फॉलो करता है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को फॉलो करती है। तो अब हम अलग अलग चार्ज सिस्टम लेते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मान लो एक चार्ज सिस्टम दिया है, एक चार्ज है क्यू। चलिए, एक चार्ज क्यू दिया है, इससे जो है आर डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज है -2q, ठीक है। और यहां से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं लिख भी दे रहा हूँ, फाइंड ई फील्ड। ई फील्ड में लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझना, पूरा इतना बड़ा बार बार नहीं लिखा जाएगा। तो फाइंड ई फील्ड एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। दो चीजें हमें पता चलनी चाहिए, किसके कारण और किसके कारण और कहां पर। तो हमने बता दिया कहां पर, पॉइंट पी पर, ये भी आर डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस आर दिया है एट पॉइंट पी, और किसके कारण, ड्यू टू क्यू एंड -2q चार्जेस। चार्जेस, इन दो चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के कारण निकालेंगे और उनका वेक्टर सम कर देंगे। ठीक है, मैंने बताया था एक होता है अलजेब्रिक सम और एक होता है वेक्टर सम। तो अलजेब्रिक सम साइन के साथ सिंपल सम उन्हें ऐड कर देते हैं, और वेक्टर सम में हमें डायरेक्शन देखनी पड़ती है, अगर सेम डायरेक्शन में तभी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्यू चार्ज के कारण पहले पी पॉइंट पर निकाल लें, तो क्यू चार्ज से ये डिस्टेंस कितनी है, 2r हो जाएगी, ये 2r। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ई एट पी कितना हो जाए, पहले क्यू के कारण किस डायरेक्शन में होगी ये, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन ये होगी E1, और -2q के कारण ये नेगेटिव चार्ज है, टुवर्ड्स द चार्ज होगा। ये देखो पॉजिटिव चार्ज है, अभी हमने पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज के कारण हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर जाएगी, हमने E1 बोल दिया। और ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके कारण टुवर्ड्स द चार्ज होगी, तो इसको हमने बोल दिया E2। ठीक है, तो एक को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं, एक को नेगेटिव मान लेते हैं। तो E1 ये पॉजिटिव अगर हमने मान लिया तो E1 पॉजिटिव का -E2। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रख देते हैं, कितना हो जाएगा, E1 क्या होगा बताइए, के के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो के चार्ज कितना है, क्यू बाई आर स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2r। 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर -E2। E2 क्या है, 2q। 2q के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटू 2q, विद साइन नहीं रखना है, अपॉन डिस्टेंस कितनी है 2q से P की, आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर वैल्यू वगैरह दी जाए, आप चाहें तो यहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर कॉमन लेके और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें ड्यू टू चार्ज सिस्टम जो है, हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आ गया है। अब इसी पर हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन जो है लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अभी हमने सिर्फ एक चार्ज सिस्टम के कारण एक फार्मूला पढ़ा है, वो भी कौन सा है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे और भी सिस्टम ऑफ चार्जेस होंगे, उनके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, एक हमें जैसे हमने फोर्स कैलकुलेट किया था, याद होगा, ये इस तरह के क्वेश्चन हमने किया था। यहाँ पे
एल क्यू 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 और ये है एक स्क्वायर। यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ पे एक पॉइंट पी, और हमें ई एट पी कैलकुलेट करना है। पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, तीन चार्ज हैं हमारे पास, तीनों चार्ज के कारण जो है हम इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला लिखेंगे और उनका वेक्टर सम कर देंगे। वेक्टर सम कैसे करते हैं देखते हैं। तो पहले इस चार्ज के कारण मैं लिख दूं, तो इस चार्ज से किधर होगी, सब पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव नहीं दिया गया है तो उसे हम पॉजिटिव बोलेंगे। तो इसके कारण किधर होगी, अवे फ्रॉम इट होगी, इस डायरेक्शन में होगी। कितना होगा, के क्यू बाई डिस्टेंस इनके बीच का, ए स्क्वायर। इस चार्ज के कारण अवे फ्रॉम इट के क्यू बाई स्क्वायर है, तो सारी डिस्टेंस सेम है, ए स्क्वायर। अब इस चार्ज के कारण इस लाइन को ज्वाइन करोगे तो ये डिस्टेंस कितनी आती है, रूट टू ए। ध्यान याद कर लीजिए, स्क्वायर का डायगोनल रूट टू ए होता है, या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख भी सकते हैं। तो इस चार्ज से भी अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, कितना होगा, के क्यू बाई रूट टू ए का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर टू और ए का स्क्वायर, तो टू ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब जैसा कि ये स्क्वायर दिया गया है, सारी साइड सेम है, तो ये 90 डिग्री का होता है, और ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। ठीक है, अगर सिमेट्री है, स्क्वायर है, तभी ये 45 45 मानेंगे। रेक्टेंगल या फिर कुछ और दे दिया जाए तो वहां पे नहीं मान सकते। अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, तीन हमारे पास तीन इलेक्ट्रिक फील्ड हैं यहाँ पे, और तीनों जो है अलग अलग डायरेक्शन में, तो हम इनको ट्राई करेंगे एक सिंगल डायरेक्शन में लाने की। अगर ये एंगल पता है तो इसका एक रेजोल्यूशन करेंगे। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आपने पढ़ा है, तो यहाँ पर इधर आएगा, जिधर एंगल दिया है उधर आएगा कॉस थीटा, कॉस वाला कंपोनेंट, और उसके परपेंडिकुलर आएगा साइन वाला कंपोनेंट। तो इधर आएगा इसका के क्यू बाई ए स्क्वायर का कॉस थीटा, कॉस 45, तो के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉस 45, के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉस 45 इसका आ गया। और इधर कितना आ जाएगा इसका, इसके परपेंडिकुलर, के क्यू बाई ए स्क्वायर साइन 45। याद करिए, सेम टाइप का क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रिक फोर्स में निकाला था, इसी तरीके से कैलकुलेशन किया था। इसका कंपोनेंट करेंगे, देखिए इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर आ गया के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉस 45, और एक कंपोनेंट इधर आ गया, अब ये वाला हो गया खत्म। इसका कंपोनेंट करेंगे, एक इधर आएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉस 45 इधर, तो के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉस 45। ओके। और इसके परपेंडिकुलर आएगा इसका साइन वाला कंपोनेंट, तो के क्यू बाई ए स्क्वायर साइन 45। ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, दोनों सेम मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो वेक्टर सम करेंगे तो दोनों एक दूसरे से को कैंसिल कर देंगे, इनका रिजल्टेंट आ गया जीरो। अब हमारे पास ये भी खत्म हो चुका है, इसका भी हमने कंपोनेंट। अब देखिए जो बची हुई है सब एक ही डायरेक्शन में है, तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ईपी क्या हो जाएगा, के क्यू बाई टू ए स्क्वायर, के क्यू बाई टू ए स्क्वायर प्लस, देखो सेम है, के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉस 45, के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉस 45, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टू के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉस 45। तो इन दोनों का सम टू के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉस 45 हो जाएगा। लिख देते हैं, टू के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉस 45। ठीक है, कॉस 45 की वैल्यू भी चाहे पुट कर सकते हैं, और यहाँ पे के क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई टू ए स्क्वायर प्लस कॉस 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन अपॉन रूट टू, तो टू के क्यू बाई रूट टू ए स्क्वायर, ये हो जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आप चाहें तो के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉमन लेके वन अपॉन टू, टू अपॉन रूट टू को और आगे सॉल्व कर सकते हैं। आगे सिंपल मैथमेटिक्स से इतना आपको करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया एक आसान सा क्वेश्चन। अब कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं हम। अच्छे क्वेश्चन क्या मिलेंगे, पॉइंट चार्ज के कारण अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छे क्वेश्चन तो मिलेंगे जब स्फेयर, हॉलो स्फेयर, लाइन चार्ज ये सब करेंगे, तो वहां पे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन प्रैक्टिस इसकी भी जरूरी है। और क्या क्या कंडीशन होती है, देखो ये स्क्वायर था तो सब कुछ सिमेट्री में था, कैलकुलेट करना, एंगल वगैरह निकालना हमें बहुत आसान लगता है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें, इसको थोड़ा सा और इसको टफ करें, तो फिर क्या बनेगा, बस स्क्वायर की जगह पे मैं ले लूंगा इसमें रेक्टेंगल। ठीक है, ये साइड ए है,
ए ए, ये बी, यहाँ पे चार्ज रखा है क्यू क्यू क्यू, और यहाँ पे पॉइंट है पी। इस पॉइंट पर एक बार हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इस बार स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, और बाकी सेम क्वेश्चन है, स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल कर दिया गया है। ठीक है, और ये एंगल हमें दे दिया गया है अल्फा, और ये एंगल मान लो बीटा। ठीक है, चाहे अगर क्वेश्चन में दिया जाए तो ठीक है, नहीं तो हम अपने मन से मान लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है ये एंगल कितना होगा। ठीक है, स्क्वायर था तो 90 डिग्री उसका बाइसेक्ट करता है एंगल को डायगोनल, तो 45 हमने मान लिया। अब इसके कारण लिखेंगे यहाँ पे इस डायरेक्शन में सेम के क्यू बाई, इस बार डिस्टेंस कितनी है, बी स्क्वायर। ठीक है, चार्ज, इस वाले चार्ज के कारण ये इस पॉइंट पी पर हमें यहाँ भी वही सेम काम करना है, ईपी हमें कैलकुलेट करना है। चार्ज क्यू के कारण पॉइंट पी पर के क्यू बाई कितनी डिस्टेंस है इसके बीच में, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इस चार्ज के कारण देखेंगे तो कितना हो जाएगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर। इनके बीच की डिस्टेंस, इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए क्यू बाई ए स्क्वायर। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इस बार रूट टू ए नहीं कर सकते क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएं तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगाया, निकाल सकते हैं आप। अब हमें ये डिस्टेंस पता चल गई तो हम फोर्स निकाल सकते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इसके कारण, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, सारे पॉजिटिव चार्ज हैं तो अवे फ्रॉम द चार्ज हमने किया है, कितना हो जाएगा, के क्यू बाई, इस बार डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट सिंपल सा हट जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस पॉइंट पे। और वर्टिकली अपोजिट एंगल से देखें तो ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा और ये वाला एंगल हो जाएगा बीटा। पिछली बार हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, इसका एक कंपोनेंट इधर किया, इसका इसका एक कंपोनेंट, और ये दोनों कैंसिल हो जा रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर मान लो हमने किया ऐसा, के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉस अल्फा इधर आएगा और के क्यू बाई ए स्क्वायर साइन अल्फा इधर आएगा। इसका के क्यू बाई बी स्क्वायर, इस वाले क्वेश्चन में देख, के क्यू बाई बी स्क्वायर कॉस बीटा इधर आएगा और के क्यू बाई बी स्क्वायर साइन बीटा इधर आएगा, तो इधर कॉस अल्फा आएगा, इधर साइन बीटा, इसमें ए स्क्वायर है इसमें बी स्क्वायर, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, इसलिए हम इन दोनों के कंपोनेंट नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इधर भी आ जाएगा एक, अभी तो मान लो इन दो डायरेक्शन में है तो इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा, इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा, तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने में और प्रॉब्लम होगी। तो इसका सही तरीका क्या है, इस बार इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रेजोल्यूट करेंगे, इधर एक कंपोनेंट करेंगे और इधर एक कंपोनेंट, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इधर कंपोनेंट आएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस अल्फा, के क्यू बाई ए स्क्वायर दिख रहा है यहां तक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस अल्फा। इसका कंपोनेंट इधर जब करेंगे और इसके परपेंडिकुलर कितना आएगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा हाँ हाँ, इसके परपेंडिकुलर नीचे की तरफ आ जाएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा। नहीं नहीं, तो चाहे साइन अल्फा लिखें या फिर इसको हम लिख सकते हैं, इधर वाला कंपोनेंट जो होगा के क्यू बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला भी एंगल पता है, तो के क्यू बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस अल्फा ये हो गया, इसके परपेंडिकुलर जो नीचे आएगा वो चाहे आप दो तरीके से लिख सकते हैं, के क्यू बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन अल्फा या फिर के क्यू बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस बीटा, क्योंकि ये वाला भी एंगल हमें पता है, तो मैं कॉस बीटा लिख दे रहा हूँ अल्फा और बीटा के टर्म में। ठीक है, अब क्या हुआ, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई खत्म। क्या बचा हमारे पास, इस डायरेक्शन में बचा के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में बचा है के क्यू बाई बी स्क्वायर प्लस के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस बीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतनी पड़ी होगी, ये पता होगा, अगर ऐसे हम एक्स और वाई एक्सिस माने तो इधर वाले डायरेक्शन को आई कैप से लिखते हैं, इधर वाले माइनस आई कैप से, इधर ऊपर वाई एक्सिस वाले को जे कैप और
माइनस वाई एक्सिस को माइनस जे कैप से लिखते हैं। ठीक है, तो आई जे के फॉर्म में लिखते हैं हम। ये वाला हो जाएगा माइनस आई कैप। ठीक है, तो लिखते हैं के क्यू बाई ए स्क्वायर, ये किधर है माइनस आई कैप, तो माइनस के क्यू बाई ए स्क्वायर आई कैप। फिर ये भी माइनस में हो जाएगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस अल्फा आई कैप। देखो माइनस आई कैप होगा, हमने माइनस पहले लगा दिया। ठीक है, फिर इधर जो आएगा ये माइनस जे कैप में होगा, तो माइनस के क्यू बाई बी स्क्वायर जे कैप, माइनस पहले लगा दिया, फिर माइनस आएगा क्योंकि ये भी नीचे की तरफ माइनस जे कैप में है, के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस बीटा जे कैप। ठीक है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस चार्ज गिवन चार्ज सिस्टम के कारण। अब अगर हमें डायरेक्शन अल्फा और बीटा की वैल्यू पूछ ले तो अल्फा बीटा हम निकाल सकते हैं आराम से। कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, फिगर देख के आप अगर थोड़ी सी भी ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा। कॉस अल्फा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो जाएगा ए और हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली कॉस बीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो बेस इस बार बी हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट का है ही, तो बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से कॉस अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने देखा कि अगर स्क्वायर दिया था तो कितना आसान था, क्योंकि ये एंगल हमें 45 डिग्री पता चल जाता था और इन दोनों के हम कंपोनेंट करते थे तो ये कैंसिल भी हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहे थे, तो इसलिए हमें इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसका हमने कंपोनेंट किया, और उसका कंपोनेंट करने से हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ा, आई जे के फॉर्म में हमने लिखा, और उसके बाद कॉस अल्फा और डायरेक्शन भी बता दिया कॉस अल्फा और कॉस बीटा को कैलकुलेट करके ट्रिग्नोमेट्री से। कितना टाइम हो गया, चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, पॉइंट चार्ज के कारण सपोज दैट यहाँ पे हमें एक चार्ज गिवन है क्यू, और एक, और थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसको, एक चार्ज है क्यू और दूसरा चार्ज भी क्यू दिया गया है। ठीक, इनके बीच की डिस्टेंस जो है 2a है, मिड पॉइंट से मैं लिख रहा हूँ, ये a हो जाएगा, सेम डिस्टेंस यहाँ से भी ये गिवन है हमें। ठीक है, 2a था, इसके मिड पॉइंट से हमें x डिस्टेंस परपेंडिकुलरली हम जाएंगे, x डिस्टेंस पर पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिखता हूँ, ध्यान से देखिए। एक चार्ज Q है, यहाँ पे Q है, इनके बीच 2a डिस्टेंस है, मिड पॉइंट ये डिस्टेंस हो जाएगी a, और ये भी डिस्टेंस a दी गई है, और यहाँ से हमें x डिस्टेंस परपेंडिकुलरली x डिस्टेंस ऊपर जो है एक पॉइंट P सिचुएटेड है, और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इन दोनों चार्ज के कारण। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर हम इस चार्ज के कारण देखें तो ये चार्ज तो हमें इनके बीच की डिस्टेंस पहले पता होनी चाहिए, कहाँ पे निकालनी है, तो Q से हमने मान लिया ये R। ठीक है, R डिस्टेंस पे हमें निकालनी है, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लिया है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये अंडर रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली ये डिस्टेंस भी हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक परपेंडिकुलर पे है और ये बाइसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे, हमने मान लिया थीटा और थीटा, आगे यूज होगा इस। अब इस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर हमें पता चल गया किसके कारण, क्यू के कारण, कहाँ पे, पॉइंट पी पर, जो कि कितनी डिस्टेंस पे है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिस्टेंस पे है, तो ये अवे फ्रॉम इट होगा, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी के क्यू बाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस चार्ज के कारण अवे फ्रॉम इट इस डायरेक्शन में हो जाएगी कितना,
के क्यू बाई ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर, तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मिल गई हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन ये अलग अलग डायरेक्शन में, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो उसको सेम डायरेक्शन में लाना पड़ेगा। अगर हम इसको कंपोनेंट करें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल थीटा और ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। ध्यान से देखिएगा, इसका दो कंपोनेंट होगा, इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर जो इधर आएगा वो साइन थीटा। तो इधर आ जाएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कॉस थीटा। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर इधर जो आएगा कंपोनेंट वो कितना हो जाएगा, इसका साइन थीटा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का साइन थीटा। इसके भी दो कंपोनेंट कर देंगे, के क्यू बाई इधर जो आएगा इस डायरेक्शन में ऐड कर देंगे उसको, के क्यू बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर इधर जो कंपोनेंट आएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा। तो ये देखिए साइन थीटा वाला दोनों कंपोनेंट इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। इसका हमने दो कंपोनेंट किया, ये कंपोनेंट इधर आया, एक कंपोनेंट इधर, तो ये खत्म। इसका दो कंपोनेंट किया, एक कंपोनेंट इधर आया, एक कंपोनेंट इधर आया, तो ये खत्म। और ये दोनों इक्वल और एंड अपोजिट थे तो कैंसिल हो गए। अब बचा हमारे पास क्या, अगर हम ई टी की बात करें तो कितना बचा है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों सेम है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा, फिर प्लस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ पे टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा निकालना है तो कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें दो चीजें दी गई, आर तो हमें दिया नहीं था, या फिर हम चाहो तो ये, हाँ, थीटा की वैल्यू नहीं दी गई थी तो कॉस थीटा में निकालना पड़ेगा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, फिर वही बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है, एक्स है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, कितना आया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अभी एक चार्ज सिस्टम हमने देखा है, वो चार्ज सिस्टम क्या, एक पॉइंट चार्ज के कारण के क्यू बाई आर स्क्वायर, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल किए। अब पॉइंट चार्ज में इससे ज़्यादा टफ नहीं मिलेगा आपको, अगर जो अच्छे न्यूमेरिकल मिलेंगे वो आगे किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण मिलेंगे। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। थैंक यू।